नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने संविधान के विकास के बारे में पढ़ा था और संविधान का विकास अभी पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा रह गया था, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो उसको आगे बढ़ाएं इससे पहले थोड़ा पिछला रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं कुछ प्रश्न करूंगी और कुछ समय दूंगी। आप उस समय में सोच लीजिए कि वो उसका उत्तर क्या है। उस समय के बाद मैं उसका उत्तर भी दूंगी। तो शुरू करते हैं। 1726 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया था और अब ये शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप कब प्रस्तुत किया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप 1895 ईस्वी में प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 1922 में महात्मा गांधी और 1934 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। पिट्स इंडिया एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1813 चार्टर एक्ट में क्या क्या खास बात है? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। देश में केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट के द्वारा हुई? देश में केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई? प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई। विधि सदस्य के रूप में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में किसको शामिल किया गया? सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। तो मैं आशा करती हूँ ये सारे प्रश्न आप सभी को याद रहे होंगे और दोबारा से मेरा वीडियो देखिएगा, रिवाइज करिएगा अगर लगता है कि कुछ भूल रहे हैं तो। और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या हुआ? सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। किसके लिए? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। ठीक है, इसके लिए 1854 ईस्वी यानी कि 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई।
कौन सी समिति? मैकाले समिति। किसके लिए? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। इस बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। पहले ये एक हुआ करते थे, अब इस बार क्या किया? गवर्नर जनरल और परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए एक नए गवर्नर लेफ्टिनेंट की नियुक्ति की गई। आगे चलते हैं। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसके बाद आया 1858 का अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ? भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। जो भारत का शासन कंपनी संभाल रही थी उसको अब किसको दे दिया गया? सम्राट को दे दिया गया। भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। ठीक है। इसके बाद देखो, इस अधिनियम में क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया गया। अभी पहले भी बदला था, है ना? पहले गवर्नर था, फिर उसको बदल दिया गया था। कब बदला गया था? कौन से एक्ट के द्वारा बदला गया था? सोचकर बताइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये नाम बदला गया था। गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था, है ना? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। तो अब दोबारा से इसका नाम बदला गया है। कब? 1858 में। पहले बदला 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब बदला जा रहा है 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम में जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। 1858 के अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट दोनों ही चीज़ों को समाप्त कर दिया। इसमें नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। कौन से पद का? भारत के राज्य सचिव। इससे पहले भारत का कोई राज्य सचिव नहीं होता था। तो नया पद आया कौन से अधिनियम में? 1858 अधिनियम में। 1858 अधिनियम में भारत में एक नए पद की शुरुआत हुई। कौन से पद की? भारत के राज्य सचिव के नाम से। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम। कब आया ये? 1861 में। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। जितने अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए उससे ज़्यादा अधिकार किसको दिए गए? केंद्रीय सरकार को। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो जब ये अधिनियम आया तो उसमें उन्होंने क्या काम किया कि जो भी सार्वजनिक ऋण थे, वित्त थी, मुद्रा थी, वैसे वित्त और मुद्रा एक ही चीज़ होती है, फिर भी वित्त, मुद्रा, डाक, तार, ये सब चीज़ें जो थी, इन सब के संबंध में जो अधिकार प्रांतीय सरकार को थे उससे ज़्यादा अधिकार दिए गए केंद्रीय सरकार को। भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। ठीक है। अब उसको क्या, इससे क्या हुआ? अब वो भारत के संदर्भ में कानून बनाएंगे। भारत के लिए कानून बनाने का इनको अधिकार मिल गया। किसको? भारत परिषद को। और ये कब बनी? जब 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। ठीक है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो अधिकार इनको पहले नहीं था। कौन सा अधिकार? अध्यादेश का। वायसराय को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ? मद्रास और बम्बई, उस टाइम पे बम्बई कहा जाता था, मद्रास और बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिए गए जो कि इन्हें पहले नहीं दिए गए थे। कौन से? व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार। किसको? मद्रास और बम्बई को। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1865 का अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसको कि अब वायसराय कहने लगे थे, उसको विधायी अधिकार जो दिए गए थे उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई, और भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए ये अधिकार उसके। अब वो क्या कर सकता था कि प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की जो सीमाएं हैं उनको उद्घोषणा के द्वारा नियत कर सकता था। ठीक है। और उसमें परिवर्तन भी कर सकता था। ये उसको अधिकार दिया गया था। किसको? गवर्नर जनरल को। किसके द्वारा? 1865 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 1869 का अधिनियम, 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये जो अधिनियम आया 1869 यानी 1869 का, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को जो ये अधिकार दिया गया कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं और भारतीय हैं उनके संबंध में वो कानून बना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। देखो शाही है यानी कि कुछ शाही लोगों से जुड़ा हुआ होगा ये, है ना। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया, मतलब अब जो भारत सरकार है अब वो उसका अंतरण हो गया ब्रिटिश सरकार में। ठीक है, तो अब जो हमारी सरकार है वो कौन सी सरकार है? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया जो है अब वो भारत की साम्राज्ञी हो गई हैं। तो 1876 की शाही उपाधि अधिनियम में क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। कौन सी घोषणा के द्वारा? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी की घोषणा के द्वारा। ठीक है, 1892 अधिनियम आया इसके बाद। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो अधिकार इनको पहले नहीं था। अब क्या अधिकार मिल गया इनको? परिषद के जो भारतीय सदस्य थे अब वो जो वार्षिक बजट आता है देश के लिए उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह अधिकार इनको दिया गया 1892 की अधिनियम के द्वारा। और क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई। उन्होंने कहा कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 संख्या होनी चाहिए केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की। ठीक है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1892 अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? मार्ले मिंटो। इसका नाम कितना इंटरेस्टिंग सा है ना, किसी मिंटो को पकड़ो और मार लो। कोई अपने ऊपर ले मत जाना अगर किसी का नाम मिंटो हो तो। मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ कि 1909 का जो ये अधिनियम आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मिंटो को पकड़ो और मार लो अधिनियम, कब आया? 1909 में। ठीक है, केंद्रीय विधान सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर अब 60 कर दी गई। कौन से में? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। मतलब आप ऐसे समझो कि जो इससे पहले अधिनियम आया 1892 में है, उसमें वो अधिनियम सपोज करो उसका नाम था मिंटो। ठीक है, अब हम मिंटो को मार रहे हैं पकड़ के। तो कब मार रहे हैं? 1909 में मार रहे हैं। 1909 में जब हमने मिंटो को मारा तो मिंटो ने कहा ठीक है आप 16 सदस्य मत रखो, आप 16 से ज़्यादा सदस्य रख लो, आप 60 सदस्य रख लो। ठीक है, तो वो घबरा गया और उसने 16 से बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 60 कर दी। और इसमें जो 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे उन 32 में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे और 15 सदस्य मनोनीत होते थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। क्या थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ठीक है, इसी कारण लॉर्ड मिंटो है जिनको पीट रहे हैं हम, पकड़ के मार रहे हैं, है ना। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में। और मार्ले मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इससे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 के बाद 10 साल बाद, है ना, 1919 में आया। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या बातें थी? इसमें द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना फिर से कर दी गई। पहले कब थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, है ना। फिर उसको ख़त्म कर दिया था 1858 के अधिनियम में, है ना। अब 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इसको फिर से लागू कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, मतलब केंद्र में 2 सदन होंगे अब। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई और इसके अंतर्गत पहली राज्य परिषद की स्थापना हुई। ठीक है,
कौन किसके अंतर्गत? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। और दूसरी केंद्रीय विधानसभा स्थापित की गई, मतलब इससे पहले एक और थी केंद्रीय विधानसभा, एक और की स्थापना की गई, ठीक है। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 134। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। और क्या हुआ? इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। कौन कौन से प्रांत थे और उसमें कितने सदस्य थे वो देखिए। बम्बई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93 यानी 93, बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद में 103, मध्य प्रांत एवं बरार के विधान परिषद में 70 और असम विधान परिषद में 53 यानी 53 सदस्य शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन से अधिनियम को? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब पहले मिंटो को मार लिया, उसके बाद मॉन्टेग्यू को ले आए 1919 में भारत सरकार अधिनियम के लिए, ठीक है, ऐसा समझ के चलो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। तो महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार कब मिला? 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो मतलब इसको सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था, अब सुधार हो गया है ना, सुधारित तो हुआ ये, अब उनको भी वोटिंग का अधिकार मिल गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा महिलाएं भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सकें। और क्या हुआ? इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। 1927 में साइमन आयोग आया। इसके बाद क्या हुआ? 1927 में इसी क्या आया? साइमन आयोग आया, जिसके लिए कितने सारे आंदोलन किए गए थे भारत में, है ना। तो वो कब आया था? 1927 में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं। तो 1919 के बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में एक फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। भारत में एक फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। ये जो अधिनियम आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं, ठीक है। इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। भारत के मिनी संविधान का दर्जा इसको दिया गया। किसको? 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। ये अधिनियम, इससे काफ़ी कुछ लिया गया है हमारे संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, ठीक है। तो इसलिए इसको भारत का मिनी संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। अब क्या हुआ? इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। किसमें? प्रांतों में द्वैत शासन जो व्यवस्था है उसको खत्म किया गया। कहाँ पर? प्रांतों में, केंद्र में नहीं। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, मतलब इन्होंने प्रांत में खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया, ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और क्या हुआ इसमें? इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या फिर अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी हुई, ठीक है। इसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, ठीक है। और इस अधिनियम ने क्या किया? केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। कौन कौन सी थी वो सूचियाँ? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघीय सूची थी उसमें 59 विषय थे, यानी कि 59 विषय थे, ठीक है। राज्य सूची जिसमें कि 54 यानी 54 विषय थे। समवर्ती सूची इसमें 36 विषय थे, यानी कि 36 विषय थे, ठीक है।
इन सारी सूचियों के आधार पर इन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, किन के बीच, केंद्र और इकाइयों के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो आज ये भारतीय संविधान का विकास जो है ये पूरा हो गया है, और इसके दोनों वीडियोस आप एक एक बार फिर से देखिए, ताकि जो भी चीज़ें छूट गई हों, जो चीज़ें याद नहीं रही हों, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और याद रहें। तो वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार बातें आपके मन में रिवाइज होती रहेंगी, तो वो और अच्छा रहेगा। तो आप उसको देखिए और समझिए, और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की रचना की। तो वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस हमारे आपको मिल सके। धन्यवाद।